Class now today we are going to discuss about polynomial. Basically class इस वीडियो में हम polynomial के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10 दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है. चाहे आपको फैक्टराइजेशन पढ़ना हो चाहे जो भी टर्म पढ़ना हो, पॉलिनोमियल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग और पॉलिनोमियल के ही बिहाफ से आप उन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे. तो एंड डेफिनेटली दिस इज फॉर क्लास 9th एज वेल एज फॉर क्लास 10th बिकॉज यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लास 9th में हम पढ़ेंगे और क्लास 10th में उसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके हम चैप्टर को आगे करते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ क्लासेस. सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल और ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें अगर हम समझ जाएंगे तो डेफिनेटली वी नो व्हाट इज पॉलिनोमियल. इन टर्म्स को समझने के बाद हम काफी इजी वे में पॉलिनोमियल को सॉल्व या पॉलिनोमियल को समझ सकते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं कांस्टेंट क्या होता है. तो कांस्टेंट और वेरिएबल इन दोनों को हम एक साथ समझते हैं. एंड यहां हमने लिखा कांस्टेंट एंड देन दिस वन इज अवर वेरिएबल. ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, बेसिकली कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट हमारे ऐसे टर्म होते हैं जिन्हें हम फिक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फिक्स टर्म. जहां हम कांस्टेंट को फिक्स टर्म बोलते हैं वही वेरिएबल को हम अनफिक्स्ड टर्म बोलते हैं. ठीक है, अब यहां फिक्स्ड और अनफिक्स्ड से क्या मतलब है? तो अगर हम कांस्टेंट टर्म के एग्जांपल्स को लें, सो दिस एग्जांपल्स आर लाइक 0 1 2 3 एंड सो ऑन टू 8 एंड 9. ठीक है, अगर हम अनफिक्स्ड की बात करते हैं तो A B C D एज वेल एज टू X Y Z, ये इनके एग्जांपल्स हो गए. अब इससे फिक्स्ड और अनफिक्स्ड का क्या मतलब होता है? तो सपोज करो हमने यहां लिखा 2 + 3 देन द वैल्यू इज 5 एंड नाउ अगेन आई एम गोइंग टू राइट हियर 2 + 3. एक बार हमने 2 और 3 को ऐड किया देन द वैल्यू इज 5. बट अगर हम इसी टर्म को एक बार फिर से ऐड करते हैं लाइक 2 + 3 तो हमारा टर्म क्या आएगा? अगेन ऑब्वियसली बात है कि चाहे हम 2 और 3 इन दोनों को आपस में कितने भी बार जोड़ें इनका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा. इनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं किसी वैल्यू पे. बट अगर हम यहां पर लिखते हैं A + B तो आंसर क्या आएगा? वी डोंट नो व्हाट इज द आंसर बिकॉज द आंसर टोटली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ A एंड B. अब सपोज करो हमने A की वैल्यू दे दी 5 और B की वैल्यू दे दी 3 तो तुरंत इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8. बट आफ्टर अ टाइम अगेन आई एम गोइंग टू राइट हियर A + B. अब फिर से हमने A + दी है तो क्या यहां पर A + B 8 लिखना सही है? नहीं, ये एक अलग कंडीशन है जहां पे हम फिर से A और B की वैल्यू चेक करेंगे. अब दिस इज पॉसिबल कि यहां A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 4 हो जाए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6. यहां हमने दोनों टाइम में सेम नंबर को ऐड किया तो आंसर आया सेम हमारा 5. यहां भी A और B तो सेम है बट इनकी वैल्यूज क्या है? डिफरेंट है. तो यानी कि इनकी वैल्यूज कांस्टेंट टर्म पे डिपेंडेंट है एंड दैट्स व्हाई यहां पहले 8 आया इसलिए यहां पे 6 आया. यहां पे कुछ और है यहां पे कुछ और है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ आंसर. अगर हम इन्हें और भी बार लिखे तो हर बार A और B की वैल्यू पर ही डिपेंडेंसी रहेगी हमारे आंसर्स की. एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू से दैट दिस वन इज अवर फिक्स्ड टर्म एंड दिस वन इज अवर अनफिक्स्ड टर्म. I thought you all do not have any doubt regarding constant and variables. अगर कोई डाउट हो तो इसे एक बार फिर से देख लीजिए. Constant and variable both are the very simple thing. Whenever we are talking about constant means we are talking about some fixed values. Clear? Constant values mean fixed value. The values never be changed. But whenever we are talking about variables, then we are talking about those types of values which are changed continuously, time to time, depend on the value. वेरिएबल की वैल्यूज डिपेंड होती हैं, कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड नहीं होती है. कांस्टेंट में जो भी टर्म को हम सम करते हैं उनका हर कंडीशन में आंसर वही आएगा. बट अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं तो उनके आंसर्स उनकी वैल्यूज पर डिपेंड करते हैं कि उनके वेरिएबल्स को कौन सी वैल्यू मिली है. तो ये हमारा बेसिक टर्म हो गया कांस्टेंट और वेरिएबल का. नाउ नेक्स्ट थिंग इज एक्सप्रेशंस. ठीक है, अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन को हम कह सकते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विथ सम operations or all
ऑपरेशंस। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो एक्सप्रेशंस हम उन्हें बोलते हैं जैसे कि वो वैल्यूज, लाइक अगर हम कांस्टेंट की बात किए, वेरिएबल की बात किए, तो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन विद सम ऑपरेशन और ऑल ऑपरेशन। अब सम ऑपरेशन और ऑल ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? तो ऑल ऑपरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड। ठीक है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इन टर्म्स को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं, एक्सप्रेशंस को। लाइक हमने लिखा 2x, तो ये हमारा एक टर्म हो गया। ठीक है, अगले टर्म की हम बात करें तो 3x हमारा कोई और टर्म हो गया, या 3x स्क्वायर कोई हमारा और टर्म हो गया, 5x कोई और टर्म हो गया, 7 कोई और टर्म हो गया। तो अगर हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो इन कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन यहां बन गया विथ सम ऑपरेशंस, इट कैन बी रिटन इन दिस वे, 2x प्लस 3x स्क्वायर, दिस 5x प्लस 7, ये हमारा क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया। ये और बड़े भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं, लाइक 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारे क्या हो गए? कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन विद सम ऑपरेशंस, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशंस। ठीक है, कांस्टेंट क्लियर हुआ, वेरिएबल क्लियर हुआ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से और ऑपरेशंस को मिला के एक्सप्रेशन क्लियर हुआ। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉन नेगेटिव डिग्री। अगर हम नॉन नेगेटिव डिग्री की बात करते हैं, नॉन नेगेटिव डिग्री क्या होती है? ठीक है, अब देखो नॉन नेगेटिव डिग्री, हम इन नॉन नेगेटिव डिग्री के सॉल्यूशन को इन्हीं एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, लाइक हमने पहले लिखा है 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो यहां पे हमारा पावर क्या है? 1, यहां हमारा पावर क्या है? 2, तो ये हमारा क्या है? नॉन नेगेटिव डिग्री। बट सपोज आई एम राइटिंग हियर 2x प्लस 2x पावर माइनस 1 प्लस 3x स्क्वायर, तो ये हमारा नॉन नेगेटिव डिग्री नहीं है। ठीक है, ये हमारा नॉन नेगेटिव डिग्री नहीं है। ठीक है, अगर हमने सपोज फॉर एग्जांपल लिया 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन नेगेटिव डिग्री। ठीक है, बट अगर हम इन्हीं चीज को ऐसे समझे 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x पावर माइनस 1 प्लस 2, अब ये हमारा क्या हो गया? जिसे हम नॉन नेगेटिव डिग्री में नहीं रख सकते हैं। तो यानी कि इन टर्म्स को हम इसलिए समझ रहे हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी स्टेटमेंट जिसे हम पॉलिनोमियल कह रहे हैं अगर, तो उनमें ये सारी कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टर्म्स, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एनी टर्म्स व्हिच इज पॉलिनोमियल, यानी कि इन टर्म्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उन टर्म्स की बात कर रहे हैं जो पॉलिनोमियल है। किसी भी टर्म के अंदर ये सारी स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सारी क्वालिटीज हैं, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब उसमें कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, नॉन नेगेटिव डिग्री भी रहनी चाहिए। अगर किसी में नेगेटिव डिग्री है देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एंड नाउ लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो ये क्या होता है? तो इसे मैं इरेज करता हूं। इफ यू वांट देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, अदरवाइज इफ यू वांट देन आल्सो यू कैन राइट ऑल दीस थिंग्स। ठीक है, इन टर्म्स को समझने के बाद इन लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो यानी कि हम एक ऐसे स्टेटमेंट की या ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं जहां पे उनके पावर्स जो है वो एक फॉर्म में है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, सो लेट्स सी, सपोज हमने एक एग्जांपल लिखा, इन चारों के कॉम्बिनेशन से तैयार हुआ एग्जांपल है, लाइक 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7। obviously there is a constant, there is a variable, there is a expression, and then there is a non-negative degree also there. But
इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से रहेगा 4x² प्लस 3x प्लस 7, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। या तो ये इस तरह से हो 7 प्लस 3x प्लस 4x², ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x² प्लस 4x प्लस 5x पे क्यूब प्लस 3। अब ये भी हमारा नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस वन इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। एंड दिस वन इज ऑल्सो नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसे भी समझते हैं। तो यहां पे क्या गलती है? वी ऑल नो, पहले सबसे बड़ा पावर है 3, दैट इज डिग्री 3, तो इसे हम पहले लिखेंगे 5x पे क्यूब। इसके बाद है 3x², तो प्लस 3x² एंड देन 4x, तो प्लस 4x एंड देन 3 प्लस 3, ठीक है। एक और टर्म इसी को लिखने का, स्टार्ट फ्रॉम हियर 3 प्लस 4x प्लस 3x² प्लस 5x पे क्यूब। ये हमारे क्या हो गए? स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि किसी भी टर्म को, किसी भी एक्सप्रेशंस को अगर हम पॉलिनोमियल कह रहे हैं, इट मींस उसमें कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन, नॉन नेगेटिव डिग्री एज वेल एज स्टैंडर्ड फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ ऑल थिंग्स आर देयर देन वी कैन से दैट इट इज अ पॉलिनोमियल। इन टर्म्स का होना बहुत ही जरूरी होता है, तभी हम किसी भी टर्म को क्या कह सकते हैं? पॉलिनोमियल कह सकते हैं। इज इट क्लियर? आई थॉट देयर इज नो एनी टाइप ऑफ इश्यूज आर देयर। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टर्म को पढ़ेंगे एंड इन टर्म्स को पढ़ने के बाद हमारा जो आखिरी टर्म है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट, ठीक है। यहां तक के हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, लाइक व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज वेरिएबल एंड देन डिग्रीज एज वेल एज एक्सप्रेशंस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म आल्सो देयर। सो इन टर्म्स को पढ़ने के बाद हम अब किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट। अब हम यहाँ पे कंप्लीट पॉलिनोमियल टर्म लिखते हैं, लाइक 5x³ प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 3। ये हमारा क्या हो गया? एक कंप्लीट पॉलिनोमियल का टर्म हो गया, जहां पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा पर्टिकुलर क्या है? पॉलिनोमियल है। बट यहां हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोफिशिएंट। We all know if you are writing polynomial anywhere, तो यानी कि हम वहां पे वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सप्रेशंस, इन सब के कॉम्बिनेशन को लिखेंगे। लाइक प्लस माइनस का सिंबल होगा, मल्टीप्लिकेशन का भी सिंबल होगा, मे बी देयर इज अ डिवाइड सिंबल आर आल्सो देयर एंड देन कांस्टेंट्स आर देयर, वेरिएबल्स आर देयर, एक्सप्रेशंस आर आल्सो देयर, बिकॉज़ एक्सप्रेशंस के थ्रू ये सारी चीजें क्लियर हो रही है एंड ऑल थिंग्स आर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। बट नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कोफिशिएंट एंड सपोज करो एक हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल का टर्म दिया एंड नाउ वी वांट टू स्टेट दैट कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, लाइक वी वांट टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x³ x² एंड x। सपोज करो एक हमने क्वेश्चन दिया कि इस टर्म से हमें कोफिशिएंट निकालना है, किसका कोफिशिएंट निकालना है? x³ का, x² का एंड x का। तो अगर हम इनके कोफिशिएंट्स को निकालते हैं तो देखो सीधे x³ का जो कोफिशिएंट है तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, कोफिशिएंट थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ब्लू का कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा लगता है। So we can write here coefficient of x³ is, अब देखो x³ का कोफिशिएंट x³ यहां पे है, इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म है, यस दिस इज 5, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x³ इज 5। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x² इज 7 and this one is plus 5 and plus 7. Now coefficient of x is 2 plus 2। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गया? कोफिशिएंट का, कि कोई भी टर्म हम कोफिशिएंट में कब कहेंगे और कब हम उन टर्म्स को कोफिशिएंट में नहीं कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और टर्म्स ले लेते हैं जहां पे हम और भी सिंबल्स का यूज करते हैं, लाइक
फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फाइंड द कोफिशिएंट, और यहां पे हम थोड़े टर्म्स को चेंज करते हैं, लाइक फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, या माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, या 0 ना भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें इन टर्म्स का सपोज करो कोफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। अब इन टर्म्स का कोफिशिएंट हम कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने गलत तरीके से लिख दिया है। सपोज करो ये हमारा टर्म है, एंड नाउ हियर आई एम गोइंग टू राइट हियर फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एंड एक्स, ठीक है। तो ठीक है, हम इसका कोफिशिएंट फाइंड करते हैं, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज, ठीक है। अब देखो इस टर्म में हमें एक्स क्यूब, यहां पे एक्स क्यूब है, दिस वन इज, तो एक्स क्यूब का कांस्टेंट टर्म क्या है? यहां पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दिया, तो अगर यहां पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो यानी कि हम यहां पे 1 मान सकते हैं। नाउ वी कैन राइट हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1, ठीक है। फिर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? प्लस 7, तो हम लिख सकते हैं प्लस 7, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज प्लस 7। नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज, एक्स के साथ क्या है? 4, और यहां 4 नहीं है, -4 है, तो हम लिखेंगे -4। अब सपोज करो एक क्वेश्चन हम और देते हैं कोफिशिएंट्स के बिहाफ पे, ठीक है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, हम यहां क्वेश्चन पे ले लेते हैं 3/5 -3/5 एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, एंड नाउ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, इन तीनों का कोफिशिएंट निकालना है, तो हम लिखेंगे यहां पे एज यूजुअल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, क्योंकि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स, ठीक है, एंड देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज, और इन तीनों का कोफिशिएंट हमें यहां पे लिखना है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आता है कि x, तो ठीक है, x का कोफिशिएंट यहां हो जाएगा हमारा +1। एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा -3/5, बट यहां पे एक्स क्यूब तो है नहीं, तो किसी भी एक्सप्रेशन में जब ऐसे टर्म का कोफिशिएंट पूछे जो टर्म ही ना हो, मतलब वो एक्सप्रेशन का वो एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर ही ना हो, तो पहली चीज हम वहां पे क्या लिख देंगे? 0। मतलब कि यहां पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा? 0। सपोज करो यहां पे x नहीं रहता तो इसका कोफिशिएंट हो जाता 0, बट ये 0 लिखा हमने क्यों है? तो जस्ट बिकॉज ऑफ हमें इक्वेशन मिला है -3/5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें निकालना है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो हम यहां पे लिख देंगे एक्स क्यूब, बट अपने मर्जी से तो हम यहां कुछ लिख नहीं सकते हैं, बिकॉज अगर लिखते हैं तो वो टर्म को हमारे गलत कर देगा, इसलिए हम इसके साथ कांस्टेंट टर्म की जगह पे लिख देंगे 0 into x cube. 0 is also a type of constant number, obviously. तो अब 0x cube -3/5 x square plus x plus 3. अब x cube का कोफिशिएंट क्या है? That is 0, because 0 is a type of constant number. And now we are going to write here 0. इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है? 0. ठीक है? I thought there is a no any type of doubt is there. ठीक है, ये हमने तब उस कंडीशन के लिए बताया जब हमें उस वेरिएबल उस पर्टिकुलर टर्म को ना दिया हो, हमें वो टर्म ना मिला हो, लाइक दिस वे। यहाँ पे हमें एक्स क्यूब का पूछा गया और एक्स क्यूब का टर्म नहीं दिया गया था, तो हमने वहां पे क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। इफ अगर वो टर्म दिया रहता तो उसके साथ का नंबर विद माइनस और पॉजिटिव साइन
और फ्रैक्शन में नंबर है तो फ्रैक्शन के साथ हम लिख देते हैं। सपोज करो x के साथ यहां लिखा रहता +√5x+3। अब यहां पे x का कोफिशिएंट हम क्या लिखते हैं, +√5 लिखते। अगर यहां पे माइनस रहता तो हम लिखते माइनस। तो obviously I thought there is no any type of doubt regarding this coefficient term, as well as now we all are very familiar about variable, constant, non-negative zero power and expressions as well as standard form. नेक्स्ट क्लास में हम इस पॉलिनोमियल के टर्म्स के लाइक डिग्रीज के बिहाफ पे और टर्म्स के बिहाफ पे इनके सेपरेशन को पढ़ेंगे। इनके टाइप्स भी हम कह सकते हैं लाइक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एज वेल एज लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ऑल्सो देयर। तो इन टर्म्स को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हमारे इतने डाउट्स काफी हैं एंड आई थॉट यू ऑल डू नॉट हैव एनी डाउट। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके।